नारायण दत्त झा सरस्वती विद्या मंदिर बाढ़ में एक आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ और एक संवाद के माध्यम से आपके सामने आपके कुछ प्रश्नों का जवाब देने आया हूँ। साथ ही साथ और जो आपके जीवन की महत्वपूर्ण बातें होंगी, आप तैयारी करने वाले प्रतियोगिता से जुड़े हुए बच्चे होंगे या 9, 10, 11, 12 में पढ़ने वाले बच्चे होंगे, आप एक बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। आपके सामने बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आए भी हैं, इनका जवाब आपको चाहिए होगा। इस संदर्भ में हम बातें करेंगे। सबसे पहले गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामना। हमारे जीवन में और हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए जिन्होंने कुछ अच्छा किया है, उनको हम उनकी अच्छाइयों के लिए याद करते हैं और उसी उपलक्ष्य में जयंती मनाते हैं। उनकी जो अच्छाइयाँ हैं, उनकी 1, 2, 4 अच्छाइयाँ ही अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो हर वर्ष की जयंती को अगर इसी दिशा में हम मनाएं तो धीरे धीरे करके हम आगे की ओर बढ़ेंगे, सफल होंगे अपने जीवन में, हमारे अंदर एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होगा। ये सारी बातें धीरे धीरे ही होंगी, इसके लिए धैर्य रखने की ज़रूरत है। आज के युवाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि कम समय में वो बहुत कुछ पाना चाहते हैं और यह समय की मांग भी है कि आपको कम समय में ही, आपके पास समय का अभाव है और कम समय में ही बहुत कुछ आपको सीखना है। चलिए, आज जो हमारे सामने प्रश्न आए, पहले प्रश्नों का सिलसिलेवार जवाब आपके सामने, उसके बाद मैं अपने मन की बात आपके लिए जो महत्वपूर्ण है वह भी रखना चाहूँगा। गांधी जी पर ही सबसे पहला प्रश्न है। सुहानी का प्रश्न है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी। और एक भैया सुमित हैं, उनका प्रश्न है कि बापू गांधी जी का नाम कैसे पड़ा। हमारे स्कूल के बच्चे भी इस प्रकार का प्रश्न करते हैं और अगर आप इंटरनेट पर हैं, सोशल मीडिया सर्च करते हैं, बहुत सारे जवाब आपको मिलते हैं। सबसे पहली बात, आप अपना और अपने आसपास के लोगों के उपनाम देखिए। जो भी प्रश्न होता है वह एक संदर्भ में विशेष होता है, नहीं तो वह प्रश्न सामान्य ही है। लेकिन जब उसको हम विशेष मानने लगते हैं तो उत्तर भी हम विशेष खोजने लगते हैं और इसी संदर्भ में हम रास्ते से भटक जाते हैं। तो गांधी जी के जीवन में जो कुछ भी हुआ है सब सामान्य है। महात्मा की जो उपाधि है उस पर छोटी सी व्याख्या है। गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई 100 से ऊपर खंड गांधी वांग्मय, आप पटना चले जाएं, लाइब्रेरी है, गांधी संग्रहालय, गांधी मैदान के पास, तो गांधी जी के जीवन से जुड़ी सारी बातें वहाँ आपको मिलेंगी। जहाँ तक महात्मा की बात है तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप लोगों ने जानना होगा, पहले से पढ़ा भी होगा। विश्व भारती शांति निकेतन विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल में उन्हीं की भूमि पर है और उन्हीं के द्वारा बनाया गया। बहुत ही सुंदर है, रमणीय स्थल है और आज के समय में केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और गांधी जी को महात्मा की उपाधि या महात्मा संबोधन शब्द जो है, जहाँ तक इतिहास की जानकारी है, रविंद्रनाथ टैगोर और स्वामी श्रद्धानंद जैसे व्यक्तियों ने उनको महात्मा की उपाधि दी। उसके पीछे भी संदर्भ है। जब हम बहुत सारी कठिनाइयों से गुजर रहे होते हैं, बहुत सारी नकारात्मक चीज़ें हमारे आसपास होती हैं और जब हमको रास्ता नहीं दिखता है तो जो हमको रास्ता दिखलाता है, हम हमारे जीवन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमारा हाथ पकड़कर हमको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, वैसे लोगों को हम कुछ अच्छी उपाधियाँ देते हैं। उसमें से ही महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। उनको लगा कि ये देश के लोगों के लिए, जो देश अभी अंग्रेजी शासनकाल में अत्याचार से, शोषण से गुजर रहा है, राष्ट्र को स्वतंत्र करने के लिए लड़ रहा है, बहुत सारी समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, धर्म से जुड़े हुए अंधविश्वास हैं, अशिक्षा है, तो एक साथ बहुत सारी समस्याओं से जो लड़ने के लिए हमको प्रेरणा दे रहा है, उस व्यक्ति को एक अच्छी उपाधि मिलनी चाहिए। तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि मिली। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका संबोधन किया और आगे चलकर सभी लोगों ने महात्मा महात्मा करके ही संबोधन किया।
दूसरा जो संबोधन जो भैया सुमित के द्वारा आया है कि बापू की उपाधि या बापू नाम गांधी जी का कब से चलन में आया है। तो जब आप बदलाव की बात करते हैं, परिवर्तन की बात करते हैं, देखिए परिवर्तन हमारे जीवन का आवश्यक अंग है। जीवन, आज आप बच्चे हैं, कल वयस्क होंगे, फिर बुजुर्ग होंगे, पर जीवन यह समाप्त होगा, यह चक्र चलता रहेगा। जो व्यक्ति बदलावों को सहज तरीके से ले लेता है उसका जीवन सरल होता है। और आपको यह मानना होगा, यह सत्य है, सूर्य का निकलना जिस प्रकार से होता है उसका डूबना भी उसी प्रकार से होता है। यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे विचार, बहुत सारे लोग आते रहते हैं, बदलते रहते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। तो हमको वह चीज़ें एक्सेप्ट करनी चाहिए। और आजकल हम जो बच्चे हैं या बड़े लोगों की बात भी है कि वह जिस प्रकार से अपने जीवन को जीना प्रारंभ कर देते हैं उसमें बदलाव नहीं पसंद करते, और जब बदलाव पसंद नहीं करते हैं तो वहीं से दुख बढ़ना प्रारंभ होता है। हम चाहते हैं कि हम जैसे हैं सामने वाला भी वैसा ही हो, ऐसा नहीं। हर एक व्यक्ति का अलग व्यक्तित्व है और उसको हमको एक्सेप्ट करना है। तो बापू की जहाँ तक बात है, गांधी जी बच्चों से बड़ा लगाव रखते थे और उनके शिष्यों में आप देखिए युवा और बच्चे, महिलाएं, युवा महिलाएं, बहुत सारे लोग हैं। और उनको लगा कि उम्र में हमारे बहुत बड़े हैं गांधी जी, तो नाम लेकर बुलाना अच्छा नहीं लगा। वैसे भी आप भी नहीं बुलाते अपने घर में, अपने आसपास। तो जिसके लिए संबोधन है आप संबोधन करते हैं, जिसके लिए संबोधन नहीं है, व्यक्ति आपके जीवन में महत्वपूर्ण है लेकिन वह आपका चाचा नहीं है, आपका पिता नहीं है, आपका शिक्षक नहीं है, तो आप उसके लिए कुछ नाम चुनते हैं। वैसे नामों में एक नाम है बापू। और बच्चों के द्वारा यह संबोधन है, युवाओं के द्वारा यह संबोधन है, और आगे चलकर इसकी लोकप्रियता बढ़ी है। अगला प्रश्न है जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। आप तैयारी करने वाले, प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले बच्चे हैं और एकदम परिणाम आप चाहते हैं तुरंत। भैया अनुराग हैं, उनका प्रश्न है कि अच्छे मार्क्स लाने के लिए स्रोत कहाँ से इकट्ठा करें। स्रोत तो हमारे पास बहुत हैं, तो आप स्रोतों को बहुत कैसे मानते हैं, आप सोचते कैसे हैं, आपको ये देखने की ज़रूरत है। आप जिस सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, आप जो विकिपीडिया का उपयोग कर रहे हैं या और कोई स्रोत, तो आप उसको खुद भी एडिट कर सकते हैं और वह ऑथेंटिक ही है यह पता लगाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए मेरा कहना है जो परंपरागत विधि है पढ़ने की, पुस्तकीय विधि, आप उस विधि का इस्तेमाल करें। आप 9th-10th में, 11th-12th में अगर पढ़ते हैं तो जिस पाठ्यक्रम से आप पढ़ रहे हैं उस पाठ्यक्रम की पुस्तक को आधार बनाएं, उससे पढ़ना प्रारंभ करें। जब आप उसको पूरी तरह से समझ लेते हैं तब विस्तार लेने के लिए आप दूसरे पब्लिकेशन के या अच्छे लेखक के पुस्तकों को पढ़ें। आप छोटी छोटी समस्याओं का जवाब मोबाइल से पाते हैं, गूगल से पाते हैं, विकिपीडिया से पाते हैं, वह ठीक है। लेकिन जब हमारे जीवन में कुछ विशेष होना होता है, कुछ बड़ी समस्याएं आती हैं, उसका समाधान इन सब चीज़ों पर नहीं मिल सकता। वह आपके गुरु हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके विषय के शिक्षक हो सकते हैं, जीवन में अनुभव पाए हुए लोग हो सकते हैं, पुस्तक हो सकती है, लाइब्रेरी हो सकती है। इसी से हमको दिशा मिलेगी, इसी से हमको सीखना होगा। तो अच्छे मार्क्स लाने की जहाँ तक बात है, तो आप निश्चित रूप से जिस पाठ्यक्रम से पढ़ रहे हैं, पाठ्यक्रम की पुस्तकों का गहन अध्ययन करें, उससे जुड़े हुए प्रश्न बनाएं और हम पढ़ने की विधि को निश्चित रूप से ध्यान दें। देखिए बच्चे के सामने, आज के बच्चे के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि हम पढ़े कैसे, हम सांस कैसे लें, हम खाए कैसे। ये एक बड़ी समस्या है और हमको कोई सिखला नहीं रहा है अगर, तो वो समस्या बढ़ती ही चली जाती है। जैसे सांस लेने की विधि है, अगर आप पढ़ें, अपने आसपास देखें, कछुआ अपने जीवन में इस पृथ्वी पर लंबी अवधि तक जीने वाला जीव है। अगर वह सांस ले रहा है, आप उसके सांस के 1 मिनट में वह 6 बार सांस लेता है। हम मनुष्य 10 बार, 12 बार, कुत्ता 18 बार, उससे भी ज़्यादा बार। जो जितनी बार सांस ले रहा है वह उतनी बार, वह उसकी आयु उतनी कम है। तो आप कहेंगे कि यह तो बातें उल्टी हो गई।
सांसें लेनी है, लंबी और गहरी लेनी है, जल्दी जल्दी नहीं लेनी है। तो ये सांस लेने की विधि है, सामान्य सी बात है। उसी प्रकार भोजन की बात है, उसी प्रकार पठन पाठन की बात है। तो आप पहले अपने पढ़ने की आदतों को सुधारें। क्या करना है हमको? देखिए, 2-3 समस्याएं हैं और लगातार मैं नाम भी लेता जाऊंगा। लोगों ने कहा है, एक भैया हैं अमन सिंह, कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करें। कुछ एक नाम उन्होंने नहीं लिखा है, लिखा है कि मन में आने वाले भावनात्मक विचारों पर किस प्रकार काबू पाएं और पढ़ाई में कैसे फोकस करें। तो जहाँ तक फोकस की बात आ जाती है, तो ध्यान की बात है यह। जब तक आप कंसंट्रेशन जिसको आप कहते हैं, ध्यान कैसे लगेगा? आप ध्यान लगाने की विधि को आपको सीखना होगा। यह विधि क्या है? और विधि को सीखने के लिए सबसे पहले हम कठिन चीज़ों को ही अगर उठा लें तो कभी हमारा ध्यान नहीं लगेगा। पठन पाठन विषय का हो या और दूसरे चीज़ों का, यह सदा से आसान नहीं रहा। मैं ये नहीं कहूँगा यह कठिन है, लेकिन आसान नहीं रहा। तो ध्यान लगाने की विधि वैसी चीज़ों पर अप्लाई करेंगे जो हमारे लिए आसान है। जैसे अगर हमारा ध्यान भजन कीर्तन पर ही है, अगर हमारा ध्यान खेल कूद पर ही है, या हमारा ध्यान भोजन बनाने या खाने पर ही है, तो आप वहाँ कितना देर फोकस करते हैं, उस अंतराल को आप देखें, उस अवधि को आप देखें। कहीं भी पढ़ाई को छोड़ दिया, पढ़ाई विषय अभी है ही नहीं, हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है, आप उन चीज़ों पर कितना देर ध्यान केंद्रित करते हैं। आप पहले इस चीज़ को देखें। अगर आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं तो आप पढ़ाई पर भी ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। तो ध्यान केंद्रित करने की विधि है, सबसे पहले हम जिस मोबाइल से अभी आप समाधान देख रहे हैं कि हाँ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, आपकी समस्याओं का समाधान बता रहा हूँ। एक छोटी सी बात आपके जीवन में भी होती होगी, जैसे कि हम ट्रेन सफ़र से जाएं, 24 घंटे का सफ़र हुआ, हम लौटे घर और आते के साथ हम पढ़ाई प्रारंभ कर दें, या कोई ऐसा काम प्रारंभ करें जो कि स्थिर रूप से हमको करना है। क्या आप कर सकेंगे? आप भी नहीं, मैं भी नहीं, कोई नहीं कर सकेगा। तो ऐसा क्यों हुआ? आप कभी ऐसा सोचते हैं? इसके पीछे कारण है क्या? जब आप लगातार चीज़ों को बदलता हुआ तेज़ी से देखते हैं तो वह बदलाव हमारे मन मस्तिष्क पर हावी हो जाता है, और अगर वह लंबी अवधि तक चलता है तो वह लंबी अवधि तक हावी रहेगा। इस कारण से आप तुरंत ही ध्यान को कंसंट्रेट नहीं कर सकते। तो आप मोबाइल चलाते हैं, गेम खेलते हैं, या पुस्तक PDF के माध्यम से पढ़ते हैं, तो ये चलंत चीज़ है। इसमें स्क्रीन बदलता है, कभी कॉल आता है, कभी मैसेज आता है, सारी चीज़ें गतिविधियाँ तेज़ी से बदलती हैं। तो हमारे मस्तिष्क पर, हमारी आँखों पर लगातार बदलाव की स्थिति को पैदा करता है, और उस बदलाव की स्थिति में आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो संभव नहीं। उसके लिए आपको एकांत की ज़रूरत है, आपको विचार बनाने के लिए एकांत की ज़रूरत है। आप वैसे स्थान पर बैठें जहाँ आपको कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, आप जो काम करने के लिए बैठे हैं वही कर रहे हैं, दूसरा किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं। तो पठन पाठन के लिए उचित स्थान खोजें। एक XYZ करके जो प्रश्न आया है, नाम बताना चाहिए था, नहीं बताया, कोई बात नहीं। उनका कहना है कि हमारे मन में जो भावनात्मक विचार उभरते हैं, ठीक है, देखिए आप उस दौर से गुजर रहे हैं, आप बड़े हो रहे हैं, आपके मन मस्तिष्क में बदलाव हो रहा है, शरीर में बदलाव हो रहा है, कोर्स बदल रहे हैं, और 9th 10th 12th करने के बाद एकाएक बड़ी बड़ी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आप बैठते हैं। सारे बदलाव हैं, और इस बदलावों में आपको भी बदलना है। लेकिन इस बदलाव में बदलने के लिए आपको धैर्य की ज़रूरत है, मन को एकाग्र करने की ज़रूरत है, शांतिपूर्वक सोचने की ज़रूरत है। इसके लिए मैं कहूँगा, और मैं भी कोशिश करता हूँ, ऐसा नहीं मैं जो बोल रहा हूँ मैं अप्लाई नहीं करता, मैं वैसी कोई चीज़ आपको नहीं बताऊँगा जिसका प्रयोग मैंने अपने खुद पर नहीं किया, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करने के बाद वह उपयोग में नहीं आती। तो आप सुबह उठते हैं, नित्य क्रियाकर्म करते हैं, थोड़ा सा योग ध्यान कीजिए, थोड़ा सा वैसी बातों में, वैसे काम में समय बिताइए जो आपको अच्छा लगता है, उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए।
तब आप कठिन कार्यों को प्रारंभ कीजिए। पठन पाठन ही अगर आपके लिए कठिन है, गणित विषय ही आपके लिए कठिन है, या अंग्रेजी विषय ही आपके लिए कठिन है, तो जितना उससे दूर भागिएगा वह भी आपसे दूर भागता जाएगा। आप अपने जीवन में देखें, एक प्रश्न है, प्रियांशु भैया, प्रियांशु, उनका कहना है कि पठन पाठन में जो विसंगतियां आती हैं उसको कैसे दूर किया जाए। पठन पाठन में विसंगतियों से तात्पर्य मेरा ये है, हम जैसा समझते हैं, आप छोटा सा प्रश्न भेजते हैं, मैं आपको नहीं देख रहा हूँ, मैं आपको जानता नहीं हूँ, तो ऐसे प्रश्नों का जवाब देना थोड़ा कठिन होता है। फिर भी जो सामान्य जवाब है वह मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगर मान लेते हैं कि मेरे लिए गणित विषय कठिन है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी हो सकता है, तो अगर यह कठिन है तो कठिनाई को कैसे दूर करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आज के बच्चे साइंटिफिक युग के हैं, गिव एंड टेक की पॉलिसी पर चलते हैं कि हम अगर कुछ देते हैं तो हमको मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो यह काम हम नहीं करेंगे। तो अगर मान लेते हैं, अगर आपको घाव हुआ, शरीर पर कोई फोड़ा, फुंसी या कुछ भी हुआ, आप उस पर अगर ध्यान नहीं देते हैं तो वो बढ़कर बड़ा घाव भी हो सकता है और कैंसर भी हो सकता है। और अगर वह कैंसर हो गया तो उसको हटाने के लिए उस जिस अंग पर वह हुआ उस अंग को भी हटाना पड़ सकता है। तो आपके सामने अगर कठिन विषय गणित है तो जितना आप उससे दूर भागेंगे, जैसे आप फोड़े फुंसी से दूर भाग रहे हैं, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, आप उसको देख नहीं रहे हैं, तो वह कैंसर का रूप ले लेता है। उसी प्रकार से जो विषय कठिन है, वो गणित हो, अंग्रेजी हो, तो जितना आप उससे दूर भागेंगे वह आपसे और दूर भागता जाएगा। तो मेरा ये कहना है, अगर आप उसको सही करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, तो आप उसके साथ बैठें। आप उन चीज़ों पर चर्चा करें जिसको आप नहीं समझते, आप उससे पीछे की चीज़ों पर जाएं। अगर आपको लगता है कि 10th क्लास की गणित हमसे नहीं बन रहे हैं या 12th क्लास की गणित हमसे नहीं बन रहे हैं, तो हम 11th क्लास की गणित पर जाएं, 10th क्लास की गणित पर जाएं, उससे भी नीचे जाएं। हम उस जड़ में पहुँचें जहाँ समस्या प्रारंभ हुई है। हम वैसा नहीं करते हैं, हम एलोपैथ की दवा की तरह ऊपर से कोई दवा खाना चाहते हैं जो कि तुरंत रिलीफ पहुंचाए। वैसा होता नहीं, कुछ देर के लिए लगता है। जैसे हम आपके सामने बैठे हैं, समस्याओं का समाधान बता रहे हैं, सुनने के बाद आपको लगेगा कि समस्याएं हमारी सॉल्व हो गई, लेकिन वह होती नहीं, क्योंकि उसको हमको अपने जीवन में उतारना है, और उतारना बहुत कठिन कार्य है। तो हमको करना क्या है, विसंगतियों को दूर करने के लिए उसके बारे में कम से कम चर्चा करें। देखिए, हमारा मानना है जितना जिस चीज़ के बारे में हम सोचेंगे उस चीज़ से संबंधित विचार हमारे या तो सकारात्मक होंगे, नहीं तो नकारात्मक होंगे। होता क्या है, कोई भी घटना हमारे सामने घटती है, जैसे मान लेते हैं हमारे घर में जो परिवेश है, एक भैया ने सवाल पूछा है, उसका भी जवाब इसी में है कि उनका कहना है, मनस्वी एक हैं, उनका कहना है कि व्यक्तित्व के विकास में व्यक्ति का स्वयं कितना योगदान है। एक व्यक्ति का निर्माण कैसे होता है, पहले आपको ये जानना होगा। अगर व्यक्ति का निर्माण में उनके माता पिता से आए हुए गुण और पर्यावरण से गुण दोनों का योगदान है, तो वह कैसा है, पहले हमको यह जानना होगा। हमको पहले अपने आप को समझना होगा। देखिए, व्यक्तित्व के निर्माण में व्यक्ति की ही सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका है। हमारे सामने कोई घटना हो रही है, मान लेते हैं हम क्रिकेट देखने गए स्टेडियम में, आप देखेंगे किसी का ध्यान बैटिंग करने वाले पर होगा, किसी का ध्यान बॉलिंग करने वाले पर होगा, किसी का ध्यान फील्डर पर होगा, और किसी का ध्यान देखने वाले दर्शक पर भी हो सकता है। तो यह रुचि का विषय, आपके मन में जो इंटरेस्ट का विषय है वही आप देखते हैं। तो आप विसंगतियों को तब ज़्यादा देखते हैं जब आपके मन में वही विषय चल रहा होता है। आप पहले उसको सोचना बंद करें। गांधी जी की अगर बात हो रही है तो गांधी जी के 3 बंदर की बात हुई है। आप जगह जगह देखते हैं, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया है कि जितनी आप उसको देखिएगा, जितनी उसकी चर्चा कीजिएगा, वह उतना आपके नज़दीक आता चला जाएगा, और कब वह आप में प्रवेश कर जाएगा आप बता नहीं पाएंगे, और दूसरा वह बताएगा कि तुम्हें यह कमी आ गई है। आप कहेंगे इससे गंदगियाँ दूर कैसे होंगी, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं, आपका कहना है कि आप उसको मत देखिए। तो
अभी आप निर्माण की अवस्था में हैं, अभी आपके व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है। जब आप एक ऐसे स्टेज पर पहुंच जाते हैं, जब आप परिपूर्ण हो जाते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, तब आप गंदगियों को साफ करने, बुराइयों को दूर करने या ऐसे कार्य में लगे। पहले आप अपने आप को बनाएं। तो इस बनाने के दौरान में आपको उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है जो आपके आसपास आपकी नज़र में अच्छा नहीं। आपकी नज़र में जो अच्छा है उस पर आप ध्यान दें। कोई बच्चा कैसे ज़्यादा चीज़ों को याद कर ले रहा है, आप नहीं याद कर पा रहे हैं। कोई कैसे रात भर जग कर पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, आप उस पर ध्यान दें। लोगों की अच्छाइयों को देखें और उसको ग्रहण करने की कोशिश करें। हमको लगता है कि धीरे धीरे वह भी आप में प्रवेश करेंगी। और जैसे जैसे आप बुराइयों को देखिएगा और उसी और ध्यान दीजिएगा, उस पर सोचिएगा, तो वो आप में प्रवेश करेंगे। एक विचार बनाते हैं। देखिए, सभी लोग यहाँ जो लोग हमको सुन रहे होंगे, मैं मानता हूँ वो स्कूल में पढ़ रहे हैं या स्कूल से निकले होंगे। तो जब आप छोटे होंगे तो आपके माता पिता चर्चा करते होंगे कि इसको एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला दें। अगर हम घर बना रहे होते हैं, माता पिता को आप देखें तो वो चर्चा कर रहे होंगे कि घर कहाँ बनाओ जहाँ का माहौल अच्छा हो, समाज में लोग अच्छे हो। वैसे स्कूल में बच्चे का एडमिशन करो जहाँ अच्छे बच्चे पढ़ते हों, अच्छे शिक्षक हों। तो आप क्या कभी सोचते हैं कि ऐसी चर्चा क्यों होती है? ये इसीलिए होती है कि अभी आप निर्माण की अवस्था में, अभी आप समझते नहीं हैं कि अच्छा या खराब क्या है। तो चाहते हैं माता पिता और शिक्षक कि आपके आसपास सारी अच्छी चीज़ें ही हो, इस कारण से आप वही चीज़ों को ग्रहण करें। लेकिन अब आप बड़े हो गए, आप 10th पास कर गए, 12th पास कर गए, अब आप खुद डिसीजन लेते हैं। अब आप माता पिता को कहते हैं कि मैं यही करूँगा, तो माता पिता आपको रोक नहीं पाते और रोकना उचित भी नहीं होता है, क्योंकि जब तक आपने मन से स्वीकार नहीं किया चीज़ों को, तब तक आप उसको कर नहीं पाते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि मैं सामाजिक विज्ञान का शिक्षक हूँ, इसमें मेरा योगदान है। कैसे योगदान है? तो मैंने कहा कि मैं साइंस नहीं पढ़ूँगा, मैं सोशल साइंस पढ़ूँगा। लोगों को अच्छा नहीं लगा, बदलाव था। हमसे बड़े लोग साइंस पढ़े, आसपास के लोग साइंस पढ़ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सोशल साइंस पढ़ूँगा। तो मैं खुद को समझ गया कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने सोशल साइंस पढ़ा, आज मैं सामाजिक विज्ञान का शिक्षक हूँ। तो आपको बताना पड़ेगा कि आप में अच्छा क्या है। अपने आप को भी बताना होगा, अपने आसपास के लोगों को भी बताना होगा, अपने माता पिता को बताना होगा, और आपको वही करना होगा। एक प्रश्न है, गांधी जी पर फिर से एक प्रश्न आया हुआ है। हम लोग गांधी जी के बाद फिर से व्यक्तिगत चीज़ों पर आएंगे। आप जो पढ़ने लिखने से जुड़ा हुआ प्रश्न भेजे हैं, एक भैया हैं आनंद राज। देखिए, आपके व्यक्तिगत जीवन से भी चीज़ें जुड़ेंगी, इसलिए मैं इसका जवाब बीच में ला रहा हूँ। देश को एकजुट करने में गांधी जी का क्या योगदान था, आनंद राज का प्रश्न है। साथ ही साथ एक और प्रश्न है कि देश के युवा वर्ग में जन्म ले रही गांधी जी के प्रति दुर्भावना में कितनी सच्चाई और कितना फसाना। देखिए, ये आप किस आधार पर कह रहे हैं कि गांधी जी के प्रति लोगों की दुर्भावना बढ़ रही है, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं आपके प्रश्नों का जवाब निश्चित रूप से दे सकता हूँ। देखिए, आप जो कुछ भी पढ़ते हैं, उसको जो लिखा है लोगों ने, उसकी सोच, उसके विचार क्या हैं, पहले आपको यह जानना होगा। अगर आप इतिहास से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो अगर इतिहास लेखन की बात करते हैं, तो इतिहास, जिस दौर के इतिहास को आप पढ़ रहे हैं और आज तक इतिहास में जो हावी है, वह है साम्राज्यवादी सोच। और दूसरा, जो सोच आज ट्रेंड कर रहा है, आज लोग जिस पर सोच रहे हैं, वह है राष्ट्रवादी सोच। दोनों सोचों में अंतर है। साम्राज्यवादी सोच कहता है जो गोरा है वह अच्छा है, वही शासन करने के लिए बना है। राष्ट्रवादी सोच कहता है हमारे राष्ट्र में जो कुछ है वह हमारे लिए अच्छा है, वह हमारे लिए हो, वहाँ हमारा शासन हो, है ना, हम अपनी अच्छाइयों को ही आगे लाकर राष्ट्र का निर्माण करें। तो जब सोच में अंतर है तो लेखन में अंतर होगा। गांधी जी की जो बातें हैं, देखिए, इतिहास में जो कुछ भी घटित हुआ है, घटना होने के बाद ही यह डिसीजन हम लेते हैं या अच्छा हुआ या बुरा हुआ। जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, अगर वह इतना सोचने लगे कि 50 वर्षों के बाद इसका क्या परिणाम आएगा या कल को क्या इसका परिणाम आएगा, तो कोई व्यक्ति कुछ कार्य नहीं करेगा।
आप तैयारी कर रहे हैं परीक्षाओं की, क्या आपने यह सोच रखा है कि हम सफल ही हो जाएंगे या असफल ही हो जाएंगे? अगर आप सोचते हैं कि हम असफल हो जाएंगे तो आज आप तैयारी करना छोड़ दीजिएगा। अगर आप सोचते हैं कि हम सफल हो जाएंगे तो आप पढ़ने की स्पीड आपकी कम हो जाएगी। आपको कोई बता दे कि तुम बन ही जाओगे, तुम डॉक्टर बन जाओगे, तुम इंजीनियर बन ही जाओगे, तो आप देखिए आप में बदलाव आना प्रारंभ हो जाएगा, आप नकारात्मक चीज़ों की ओर बढ़ते चले जाएंगे। इसीलिए गांधी जी को जो प्रश्न उठा है, गांधी जी के जीवन, गांधी जी ने पुस्तक लिखी आत्मकथा और मेरे सत्य के प्रयोग। गांधी जी की आत्मकथा है, नवजीवन प्रकाशन से एकदम सस्ते में उपलब्ध है, आप कहीं से उसको प्राप्त कर सकते हैं, उनको उठाकर पढ़ें। या गांधी जी से जुड़े हुए और भी पुस्तकें हैं, गांधी वांग्मय है, गांधी जी की अच्छाइयों को देखें। ठीक है, गांधी जी ने जो चीज़ें स्वीकार कर ली, विभाजन को स्वीकार कर लिया, तो गांधी जी की क्या मजबूरी रही होगी, क्या उस समय परिस्थिति होगी, यह कहना मुश्किल है। तो आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? जैसे मान लेते हैं आप अपने घरों में भी देखेंगे या देखे होंगे, मान लेते हैं कि आपके बच्चे हैं, आपने लालन पालन किया, वह बड़े हुए, बड़े होने के बाद उसने कुछ ऐसी मांग रख दी जो आपको पसंद नहीं और वह मानने के लिए तैयार नहीं है, हम लेकर ही रहेंगे, तो आप अपने अधिकार को छोड़ देते हैं। ठीक है, आप जो करना चाहे करो, और वह करता है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो उस समय को आप जी नहीं सकते हैं, इसलिए आप डिसीजन दे नहीं सकते हैं कि अच्छा हुआ या खराब हुआ। हाँ, आप अपने विचारों को बनाइए कि अच्छा है या खराब, इसको किसी दूसरे पर लादने की ज़रूरत नहीं है। गांधी जी में जो अच्छाइयाँ हैं उसको देखिए, गांधी जी ने अपने जीवन की अच्छाइयों को मेरे सत्य के प्रयोग में दिखलाने की कोशिश की। और गांधी जी पर आपने सुना भी होगा, छोटे छोटे बच्चे से जुड़ा सवाल आपने कभी प्रेरक प्रसंग में सुना होगा कि एक बच्चा रात को गुड़ खाकर सोता था, उनके अभिभावक चाहते थे कि यह गुड़ खाना बंद करे, तो किसी अच्छे व्यक्ति से कहवाएं, किसी ऐसे लोग से कहवाएं जिसका प्रभाव इस पर पड़े, जैसा कि अभी आप संवाद हो रहा है। तो ऐसा कुछ होता नहीं, प्रभाव उस व्यक्ति का पड़ता है जिसके साथ आप रहते हैं, और वो है आपके माता पिता, आपके शिक्षक और आपका समाज। आपके जीवन पर सबसे ज़्यादा इसी का प्रभाव है। तो आप उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं, कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं है, न माता पिता हैं न शिक्षक हैं, लेकिन आप उसकी अच्छाइयों को ग्रहण करें और उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करें। एक उदाहरण हम देंगे, एक विसंगतियों की बात आई है, बच्चे ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, और एक ही पंक्ति में प्रियांशु, उन्होंने कहा कि विसंगतियों की जो उन्होंने बात की है, एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा। अगर हम मान लेते हैं हम किसी प्रकार का कोई नशा करते हैं और हम चाहेंगे कि हमारे आसपास वो कोई ना करे, हम जो कर रहे हैं वह बुरा है, कोई ना करे, और हम कहेंगे भी लोगों को नहीं करने के लिए, तो क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता है? जो लोग अभी 11th-12th पास करके आगे अगर मनोविज्ञान जैसे सब्जेक्ट को पढ़ रहे होंगे तो उसमें इसकी चर्चा है। बच्चे बातों से नहीं सीखते हैं, बच्चे व्यवहार से सीखते हैं। आप जो कर रहे होते हैं बच्चे उसी को अच्छा मानते हैं। इसीलिए विसंगतियों की अगर बात होती है तो जो कमियां हैं आप में, वो आपके वंश क्रम से भी आ सकती हैं, वो आपके वातावरण से भी आ सकती हैं, उसको दूर करने की ज़रूरत है। तो दूर कैसे करें, इस पर अगर प्रश्न है तो आप अपनी आप में जो अच्छी चीज़ें हैं, अगर आप शरीर से सुंदर हैं, स्वस्थ हैं, तो आप उस अच्छाइयों को बढ़ाइए। आप थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा सुबह उठकर दौड़िए, थोड़ा सा योग कीजिए। इससे और जो दूसरे क्षेत्र में जो विसंगतियाँ वो कम होंगी। आपको लगता होगा कि ये पढ़ाई से ये शरीर का क्या, आप किसी भी ऐसे वैज्ञानिक को उठा कर देखें जिन्होंने मनुष्य पर बातें कही हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमारा जो मेंटल पावर है वो फिजिकल पावर से जुड़ा हुआ है। अगर आप फिजिकली स्ट्रांग हैं तो आप मेंटली भी स्ट्रांग हो सकते हैं, आप सही डिसीजन सही समय पर ले सकते हैं। आज के बच्चे के सामने सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य की है। आपने पूछा भी है कि व्यक्तित्व के निर्माण में व्यक्ति की क्या भूमिका है।
तो व्यक्ति जो स्वयं अगर स्वस्थ न हो तो उसकी भूमिका वह चाहकर भी अच्छा नहीं कर सकता, क्योंकि उसका शरीर उसका साथ नहीं देगा। आप इच्छा शक्ति जाहिर करते हैं कि मैं ये करूँगा, लेकिन आपका शरीर साथ नहीं देता है तो आप नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो बेसिक चीज़ें हैं पहले उसको आप सुधारें। जो हमारी प्रारंभिक पढ़ाई है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये आप जो कक्षाएं पढ़कर निकले हैं, आप पहले उन बेसिक चीज़ों को ठीक करें, उसके बाद वैसी चीज़ों को देखें जो विवादास्पद हैं। चलिए, आपके प्रश्नों का जवाब हो गया। मैं कुछ आपको वैसी बातें बताना चाहूँगा जो सामान्य जीवन में घटित हो रहा है, लेकिन आप उसको देखते नहीं हैं, उस पर चर्चा नहीं करते हैं, जिस कारण से आपको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वह सही है या नहीं है। आप डिसीजन ले नहीं पाते हैं और आप दूसरों की नकल करते हैं और बाद में ऐसे समय पर पहुंच जाते हैं, ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जब आप कुछ कर नहीं पाते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं, अगर इंजीनियरिंग और मेडिकल या और अन्य विधाओं की बात है, आप अपने आप को देखने की ज़रूरत है कि मैं क्या कर सकता हूँ। व्यक्तित्व निर्माण में सबसे ज़्यादा व्यक्ति का योगदान है, खुद उसके गुणों का योगदान है, उसके माता पिता का योगदान है, उसके समाज का योगदान है। देखिए, अगर मैं ग्रामीण परिवेश से, मैं भी ग्रामीण परिवेश से आता हूँ और ज़्यादातर बिहार के बच्चे ग्रामीण परिवेश से ही हैं। आप अपने आसपास क्या देखते हैं? खाली समय लोग क्या करते हैं? आपने कभी इसको रीड किया है? आप खाली समय में क्या करते हैं? कोई व्यक्ति खाली समय में क्या करता है? आप इसको सोचें। खाली समय में आप वैसा काम करते हैं जो आपकी रुचि का है, और नहीं तो आप उसको सीखते हैं कि लोग खाली समय में क्या करते हैं। जैसे माता पिता अगर बैठकर बातचीत करते हैं, टीवी देखते हैं या और अनेक गतिविधियां करते हैं, तो आप भी जब खाली होते हैं तो वही कार्य करना चाहते हैं। तो अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको जीवन में एक लक्ष्य जो आपने निर्धारित किया है कि मैं IAS बनना चाहता हूँ, या मैं पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहता हूँ, या मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, या मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो आपको वैसे लोगों को देखना होगा जो अपने जीवन में जो सोचा है वह कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आप IAS बनना चाहते हैं तो आप किसी IAS को देखें, क्योंकि वो आपको मिल नहीं सकता है, सड़क पर तो है नहीं, आसपास तो है नहीं, आप उसको कैसे देख सकते हैं। आप एक गोलगप्पा बेचने वाले को भी देख सकते हैं। एक डॉक्टर से ज़्यादा नाम एक गोलगप्पा बेचने वाले का शहर में होता है, एक गाड़ी बनाने वाले का होता है, एक सैलून चलाने वाले का होता है। क्यों होता है? आपने कभी ऐसा सोचा है? वह इसीलिए होता है क्योंकि उसने जिस कार्य को स्वीकार किया है उस कार्य को वह ईमानदारी पूर्वक कर रहा है, जिस कारण से समाज में उसका एक स्थान है। तो आपको ऐसा करने की ज़रूरत है। आप जैसा सोचते हैं, आप सोचते हैं कि अगर मैं एक दारोगा बनना चाहता हूँ, मैं पुलिस की नौकरी करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले आपको अपने प्रति ईमानदार होना होगा। हम अपने प्रति ईमानदार नहीं होते हैं। जब भी आपसे कुछ पूछा जाता है, आप अगर 10th 12th में पढ़ रहे होंगे, आपके कम मार्क्स आ गए, आपके अभिभावक ने पूछा क्यों आ गए, तो आप क्या एक्सक्यूज़ देते हैं? आप एक बार इसको सोचिए कि पुस्तक नहीं थी, पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, शिक्षक नहीं मिले, कोरोना आ गया। तो इसमें कहीं भी आपकी कमी नहीं दिख रही। इसका मतलब आप समझते हैं कि हमें कोई कमी नहीं है, जो है दोष दूसरे का है, समाज का है, पर्यावरण का। तो सबसे पहले आप अपने आप को जानें, अपनी कमियों को जानें, उसको स्वीकार करें। बताने की ज़रूरत नहीं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। अपनी गलतियों को मैं स्वयं ठीक कर सकता हूँ, दूसरा कोई नहीं ठीक कर सकता। बल पर सिर्फ पशु पक्षी जीव जंतुओं से हम कार्य करा सकते हैं, मनुष्य से नहीं। इसीलिए आपको कोई, जैसे मैं कक्षा में पढ़ाता हूँ, मैं बच्चों को बताता भी हूँ और आपके सामने वो प्रसंग रखूँगा। जैसे मैंने किसी एक टॉपिक को 10 बच्चों को पढ़ाया, वही 10 बच्चे जब परीक्षा में बैठते हैं तो उस 10 में से कोई 90 भी लाता है, कोई 9 भी ला सकता है, कोई 0 भी ला सकता है। तो आप बताइए कमी कहाँ हुई? आप इसको थोड़ा सोचें। हमने जो बोला आप तक क्यों नहीं पहुंचा? अगर पहुंचा तो आपके मन मस्तिष्क में क्यों नहीं रहा? इन चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। यहाँ बच्चे ने सवाल पूछा कि ध्यान केंद्रित मेरा नहीं हो पाता है, तो ध्यान केंद्रित कैसे होगा? आप
24 घंटे में किन किन चीज़ों पर ध्यान लगाते हैं? कोई ऐसी चीज़ बताइए जिस पर आप ध्यान लगाते हैं और उसको पूरे मनोयोग से करते हैं और लोग आपको कहते हैं कि नहीं ये तुम अच्छा करते हो। ऐसा अगर कोई भी विषय है तो आप निश्चित रूप से ध्यान लगाना जानते हैं। वो भोजन ही बनाना क्यों ना हो, जूते पॉलिश करना ही क्यों ना हो, वो बाल संवारना ही क्यों ना हो, कपड़े पहनना ही क्यों ना हो, किसी भी एक चीज़ में अगर आप ध्यान लगाते हैं, छोटी छोटी चीज़, तो निश्चित रूप से आप ध्यान केंद्रित करना जानते हैं। तो यह सीखने की बात है, यह समझने की बात नहीं, यह सिद्धांत नहीं कि आपको हम बता दें और आप समझ जाते हैं। ये व्यवहार में लाने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ शिक्षण संस्थानों में, आप भी जहाँ से पढ़े होंगे, सुबह प्रेयर होता है, वंदना होती है, सभी लोगों ने किया होगा। स्कूल छोड़ने के बाद आप उसको छोड़ देते हैं। वह क्यों होती है? वह सिर्फ और सिर्फ इसलिए होती है कि 15-20 मिनट आप कम से कम ईश्वर पर ही ध्यान लगा लें, 5 मिनट ही आप ध्यान लगा लें, तो ध्यान लगाने की विधि को आप सीख जाएंगे। और अगर ध्यान लगाने की विधि को आप सीख गए तो उसको पढ़ने में भी लागू कर सकते हैं, उसको खेलने कूदने में लागू कर सकते हैं, उसको किसी विषय की तैयारी में लागू कर सकते हैं। यह चीज़ें चलती रहेंगी और अनवरत चलती रहेंगी। आपके आदत में यह चीज़ें आ गई तो वह चलती रहेंगी। खाली समय में आप क्या करते हैं? कोई अच्छा कैसे कर सकता है? आप सवाल पूछते हैं कि मैं कैसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति करूं, तो 24 घंटे में आप खाली समय में क्या करते हैं? आपको सबसे पहले इस पर विचार करना होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों के पास समय काम के अलावा जो घंटे, अगर आप 7 घंटे पढ़ते हैं, 6 घंटे पढ़ते हैं, 5 घंटे पढ़ते हैं, मान लेते हैं कि आप तैयारी करने वाले बच्चे हैं 8 घंटे पढ़ते हैं, मान लेते हैं एक अच्छी स्थिति, 8 घंटे सोते हैं, उसके बाद आपके पास कितने घंटे बचे? आपके पास 8 घंटे बचे। उस 8 घंटे में आप क्या करते हैं? आपको यह सोचना होगा कि उस 8 घंटे में आप कोई वैसा कार्य करते हैं जो आपके विकास में सहायक हो। अगर वैसा नहीं करते तो पढ़ने और अन्य चीज़ों में भी आपका मन नहीं लगेगा। हमारे बच्चे, अभी परीक्षा चल रही है, बच्चे सवाल पूछते हैं कि आचार्य जी हम आज पढ़े और कल परीक्षा में आया हम लिख नहीं पाए। तो पढ़ने की विधि आपकी क्या है? पढ़ाई की विसंगति की चर्चा होनी है। भैया प्रियांशु ने पूछा है कि पढ़ाई की विसंगति को कैसे दूर करें। हम एक बार किसी चीज़ को, आज मैं आपसे मिला या आपके नाम की चर्चा मैं कर रहा हूँ, आज के बाद मैं फिर आपके नाम की चर्चा न करूँ, आपके प्रश्न को न दोहराऊँ। 1 महीने के बाद हमसे अगर कोई पूछे कि आपने किन के प्रश्नों का जवाब दिया और क्या जवाब दिया, तो क्या मैं बता पाऊँगा? मैं नहीं, कोई नहीं बता सकता। तो आप जो पढ़ते हैं वो आपके मन मस्तिष्क में पूरी तरह से बैठा नहीं, उसको बैठाने की ज़रूरत है। कैसे बैठाते हैं? अब याद करने के तरीके बताने होंगे, याददाश्त कैसे हमारी मजबूत होगी वह आपको जानना होगा। जैसे हमको कौन चीज़ें अच्छी लगती हैं, आप देखते होंगे आपके घर में छोटा बच्चा होगा, छोटे भाई बहन होंगे, नहीं खा रहा है, मम्मी उसको खिला रही है, खाओ खाओ खाओ, नहीं खाता है तो उसको विभिन्न प्रकार के चीज़ों में फंसा कर, बहला कर, फुसला कर खिलाने की कोशिश करते हैं। और आप देखते हैं कुछ दिनों के बाद वो बच्चा खाने लगता है, मम्मी अपने कार्य में सफल हो गई। आप उससे कुछ नहीं सीखते हैं। आपको भी अपने आप को उसी प्रकार से करना होगा। आप यह सोच लेंगे कि यही ऑप्शन है मेरे पास। जैसे जब हम छोटे थे, अब हमारी इच्छा है कि मैं पूड़ी खाऊं और मम्मी भात दाल लेकर सामने रखती, आप क्या करते हैं? आप कहते हैं कि मैं नहीं खाऊंगा। मम्मी विभिन्न प्रकार का दबाव डालती है कि नहीं खाना होगा, यही बना है, ऐसा है वैसा है। आप बिना मन से, बेमन से आप खा लेते हैं। यही क्रिया जब आप बार बार करते हैं तो आज जीवन के, आज आपके भोजन का वह अनिवार्य अंग है। भात दाल सब्जी रोटी ही आप खाते हैं और जब भी भूख लगती है आप वही डिमांड करते हैं। उसी तरह से पढ़ने पढ़ाने को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल कीजिए। ज़बरदस्ती ही सही, आप आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे आप लगातार उस विषयों के साथ बैठिए जो आपकी नज़र में कठिन है। नहीं तो वह विषय धीरे धीरे आपसे दूर चला जाएगा।
आप कहें कि नहीं समझे, एक और छोटा सा उदाहरण दूंगा। आपके जीवन में, अभी के जीवन में जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, इस दौर में लोगों के जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उसका मित्र, दोस्त। 9, 10, 11, 12 या प्रतियोगिता परीक्षा की जब तैयारी कर, इस समय जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो आपका दोस्त। तो थोड़ा आप सोचते हैं वो आपका दोस्त क्यों है। आप देखेंगे कि ज़्यादातर समय आप उसके साथ बिताते हैं, और जब ज़्यादातर समय उसके साथ बिताते हैं तो आप उसकी अच्छाइयों को भी देखते हैं, बुराइयों को भी देखते हैं। लेकिन बुराइयों को देखते हुए भी आप इग्नोर करते हैं, सिर्फ अच्छाइयों को देखकर उसके साथ जीते हैं। तो आप जीवन में देखेंगे, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 10th क्लास पास किए, उनके पुराने दोस्त छूट गए, अब 11, 12 तो नए बन गए। 11, 12 के बाद फिर वो छूट गए, आगे जाकर फिर नए बन गए। तो देख लीजिए, समय, परिस्थिति बहुत ही प्रभावशाली होता है। मजबूरी में आप दोस्त बनाते हैं और फिर वह छूट जाते हैं। उसी प्रकार से पढ़ाई को भी आपको यह सोचकर कि इसके अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, हमको इसी को देखना है, इसी के साथ रहना है, तब धीरे धीरे करके वह अच्छा होगा। एक समय था, जिस उम्र में आप हैं उस उम्र में सभी लोग गुजरे हैं, मैं भी गुजरा हूँ, या आपके माता पिता होंगे, शिक्षक होंगे, सभी के साथ ये परिस्थितियाँ आई होंगी, मेरे साथ भी आई हैं। जो कठिन विषय था जिसको हमने छोड़ दिया, वह भी कभी पढ़ना होगा। तो हमने यही देखा कि जिन चीज़ों को आप छोड़ते चले जाएं, वह आपसे दूर चली जाती हैं। भाई जब छोटे हम लोग होते हैं तो भाई के कंधे में, गले में हाथ डालकर दिन रात साथ बिताते हैं। वही दो भाई जब अलग अलग नौकरियां करने लगते हैं और दशकों के बाद मिलते हैं तो एहसास नहीं होता है कि हम दोनों कभी भाई थे, वह सिर्फ रिश्ता रह जाता है। उसी प्रकार से पठन पाठन को आपको जीवन में सुबह शाम दिन रात लाना होगा। आप जिस चीज़ के साथ जिएगा वही आपके जीवन में हावी होगा, वह विसंगतियाँ हो या संगतियाँ हो, अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो। इसीलिए आखिरी बार मैं ये आपको सलाह दूंगा कि जो बुरी चीज़ें हैं, देखिए दुनिया दोनों चीज़ों से मिलकर बनी है, बुरी और अच्छी, और कुछ बुरा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, वो हमारे मन की सोच है। आप कहिएगा कि ऐसा कैसे आप कह सकते हैं। सोच लीजिए एक बार, मान लीजिए कि आपके आसपास दुर्घटना हुई, किसी घर में कोई व्यक्ति का देहांत हो गया, आप देखेंगे उस घर में लोग दिन रात रो रहे हैं और उससे उबर नहीं पा रहे हैं। वही दुर्घटना किसी घर में हुई, रात दुर्घटना हुई, 2-3 दिनों के बाद देखेंगे कि लोग पटरी पर लौट गए हैं, सब लोग अपना कार्य कर रहे हैं, जबकि घटना एक जैसी हुई, लेकिन उसका प्रभाव अलग अलग दिखा। क्यों दिखा? क्योंकि आपने जैसा लिया घटना को, वैसा ही उसका प्रभाव हो। तो अच्छा बुरा मान लेते हैं, आपको किसी ने गाली दी, आप रिएक्शन करते हैं, आप बदले में गाली देते हैं, या आप मारते हैं, या आप छोड़ देते हैं। तो उस गाली को आपने किस प्रकार लिया? अगर आपने ले लिया कि नहीं इसने दिया और मैंने एक्सेप्ट किया, तो अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप प्रतिक्रिया देते हैं, आप भी गाली देते हैं। इस पर छोटा सा दृष्टांत है, मैं बताना चाहूँगा। महात्मा गांधी भिक्षा के लिए, आपने महात्मा बुद्ध का नाम सुना होगा। महात्मा बुद्ध भिक्षा के लिए जाते थे और 5 घर भिक्षा मांगने के बाद लौट आते थे। 5 घर में भिक्षा मिली तो उसी को बनाकर खाते थे, गुजर बसर करते थे। एक दिन भिक्षा के दौरान एक दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से कर्कश आवाज़ में गालियाँ मिली, फिर दोबारा खटखटाया, फिर गालियाँ मिली, फिर खटखटाया, फिर गालियाँ मिली। अंततः अंदर जो व्यक्ति था उसको लगा कि मैं इतनी गालियाँ दे रहा हूँ, इतनी खराब बातें कह रहा हूँ और सामने वाला व्यक्ति जा नहीं रहा, तो वह विवश होकर आकर दरवाज़ा खोलता, देखता एक महात्मा खड़े हैं। भिक्षा मांगा, महात्मा बुद्ध ने भिक्षा मांगा, उस व्यक्ति ने विवश होकर भिक्षा दी, लेकिन उसके मन में जो उत्कंठा थी प्रश्न को लेकर, भिक्षा देते के साथ उसने पूछ लिया कि महाराज आपने भिक्षा मांगा, मैंने दे दिया, लेकिन इससे पहले जो मैंने आपके साथ बर्ताव किया, मैंने इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी आपको, अंदर से आपके चेहरे पर थोड़ा सा भी क्रोध का भाव नहीं है, क्यों? तो उन्होंने सिर्फ यही कहा कि मैंने भिक्षा मांगा, आपने भिक्षा दिया, और जब भिक्षा आप दे रहे थे तो हमने एक्सेप्ट कर लिया। उसी प्रकार से आप जो दे रहे थे इससे पहले,
उसको मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो अगर मैंने आपकी गालियों को एक्सेप्ट नहीं किया तो हमको क्रोध किस बात का, किस बात की घृणा आपसे, किस बात का रोष। इसलिए मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। वही बात आपके साथ भी है। यहाँ 3-4 प्रश्नों में इस प्रकार की चर्चा है कि नकारात्मक विचार, भावनाएं, विसंगतियाँ, दोष, तो आप उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इसलिए मेरा कहना है कि आप अच्छाइयों पर ज़्यादा फोकस कीजिए। कमजोरियों को अगर देखिएगा, छोटे आपके जीवन में भी हुआ होगा, मेरे जीवन में भी होता रहा। आप दौड़ कर जा रहे हों, रास्ते में एक गड्ढा आ जाए, जब आप सोच लेते हैं कि मैं इसे फान जाऊंगा, कूद जाऊंगा, तो आप कूद जाते हैं। जैसे आपके मन में एक भी हिचक आया कि कहीं मैं गिर न जाऊं, तो आप गड्ढे में ही गिरते हैं। उसी प्रकार से कमियां भी हैं, दोष भी है और विसंगतियां भी हैं। जो भी आप कह रहे हैं वह आपके साथ उसी प्रकार से है। आप जितना सोचिएगा उसको, उतना वह आपके नज़दीक आता चला जाएगा। इसलिए उसको कम सोचिए, जो आपकी अच्छी चीज़ें हैं उसको ज़्यादा सोचिए, उसको ज़्यादा विकसित कीजिए, ज़्यादा उस पर चर्चा कीजिए। तो वो जो कमियां हैं उसको भी धीरे धीरे वह निकाल देगा। और कोई जीवन में पूर्ण नहीं है, किसी का सारा विषय अच्छा नहीं हो सकता। आप इस बात को मन में ठान लीजिए। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं अपनी जो हमारे साथ अच्छा कुछ हुआ है या हम में जो अच्छी बातें हैं उसको आपके सामने रख रहा हूँ। जो कमियां हैं, जो विसंगतियां हैं, जो हमको परेशान किया, उसकी बात मैं नहीं करता हूँ। हाँ, दूर करने की कोशिश निश्चित करता हूँ और आज भी कर रहा हूँ। हो सकता है आजीवन करता रहूँ, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, हो रहा होगा। तो उस पर कम से कम फोकस करना है, आपको अच्छी चीज़ों पर फोकस करना है। चलिए, एक और व्यक्ति है जो छूट रहा है। आज लाल बहादुर शास्त्री का जन्म उत्सव है, जयंती मनाते हैं, और महात्मा गांधी के जयंती के उपलक्ष्य में ये चीज़ें थोड़ी गौण हो जाती हैं। इसलिए थोड़ा सा हमको उस पर चर्चा करने की ज़रूरत है। और यहाँ प्रश्न भी आपके उसी प्रकार के, बहुत छोटे कद के व्यक्ति हैं, बहुत ही साधारण दिखते हैं, और पहनावा और सारी चीज़ें उनकी, आप उनके व्यक्तित्व के बारे में पढ़ें, एकदम सामान्य है। लेकिन जो उन्होंने किया वह सामान्य नहीं, और उनके साथ जो हुआ वह रिसर्च का विषय है। आज भी जानने, इतिहास के गर्त में वह छुपा हुआ है। ताशकंद समझौते के दौरान लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु अगर हुई तो किस कारण से हुई, क्यों हम लोग युद्ध में समझौता करने के लिए विवश हुए, जबकि हमारी बढ़त थी। और उनका कहना था कि नहीं, यह समस्या आज समाप्त हो जानी चाहिए। अगर पाकिस्तान एक समस्या है तो यह समाप्त होनी चाहिए। तो उस पर उनसे भी सीखने की ज़रूरत है। आपको अपने लिए कठोर होना होगा आपको, लेकिन हम अपने लिए नहीं होते। अपने लिए हम सारी सुविधाएं खोजते हैं, अपने लिए हम कभी कठोर नहीं होते हैं। अगर हम लेट से आते हैं तो हम सोचते हैं कि लोग हमको एंटर करने दें। अगर आप विद्यालय में, कोचिंग में या क्लास में या कहीं भी लेट आते हैं तो आप कभी ऐसा नहीं सोचते हैं कि मैं लेट आया हूँ इसलिए मैं बाहर खड़ा हूँ और यही सही है। आप सोचते हैं कि साइकिल मेरा पंचर हो गया, जाम में मैं फंस गया, घर में एक कार्य मिल गया, तो ये तो होता ही रहता है, इसलिए हमको इंटर करने दिया जाए। आप यह सोचते हैं, लेकिन आप यह नहीं सोचते कि नहीं, मैं सही नहीं हूँ इसलिए मैं आज बाहर हूँ। तो इस सोच को बदलने की ज़रूरत है, और लाल बहादुर शास्त्री के व्यक्तित्व से इस चीज़ को सीखने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री रहने के बाद भी अपने दैनिक सारे कार्य वह खुद करते थे, कपड़ा धोना हो, सारा कुछ। उन्होंने कभी भी दूसरों का वैसा उपयोग नहीं किया जैसा वह खुद के साथ नहीं चाहते थे। आपको भी वैसा, आप सोचते हैं विसंगतियां हम में कैसे दूर हों, तो सबसे पहले आपको यही करना होगा। जैसे मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई ना कहे, मैं किसी से कुछ मांगता हूँ तो मैं चाहता हूँ वो हमको दे दे। उसी प्रकार से आप भी सोचें कि अगर कोई आपसे मांग रहा है तो विवश होकर मांग रहा हो, और अगर विवश होकर मांग रहा है तो निश्चित रूप से आपको उसकी मदद करनी चाहिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप में अच्छाइयाँ बढ़ेंगी, आपकी लोग चर्चा करेंगे,
आपसे दोस्ती करना चाहेंगे। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको अपने आप को कठिन परिस्थितियों से, कठोर परिस्थितियों से, अनुशासन से, नियंत्रण से गुजारना होगा। सुबह उठने की बात है कि 4 बजे उठना, मैं आज भी नहीं उठ पाता हूँ, लेकिन आपके सामने आज भी मैं इन बातों को रखता हूँ। क्यों? क्योंकि जब भी मैं उठता हूँ अगर, और उस समय जो कुछ भी मैं करता हूँ वो हमारी याददाश्त में लंबी अवधि तक रहता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि सुबह का जो मुहूर्त है, सुबह का जो समय है, ब्रह्म मुहूर्त जिसको हम कहते हैं, उस समय हमारा मस्तिष्क भी एकदम फ्रेश होता है, वातावरण भी शुद्ध होता है, शांति छाई होती है। इसी दौर में, इसी समय में हम दिन भर का सबसे कठिन कार्य कर सकते हैं। उस काम को हम सबसे पहले करें। पठन पाठन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो कठिन चीज़ें हैं, उसको सबसे पहले हम उठाएं, सबसे पहले उसका समाधान करें। हम ऐसा करते नहीं, हम उसको शाम तक टालते हैं, रात को करना चाहते हैं। जब दिन भर हम बोझिल हो जाते हैं तब हम कठिन कार्यों को उठाते हैं। इसलिए थोड़ी सी जीवन जीने की पद्धति में भी सुधार लाइए, और जो चीज़ें आपके सामने हैं उसको, हाँ, एक और पहला नहीं, सॉरी, ये आखिरी प्रश्न है, इसके बाद आज का संवाद समाप्त होगा। परिवर्तन की बात है, कुछ एक आखिरी प्रश्न आया है जी, ये शांतनु है, इनका प्रश्न है कि जीवन में हुए बदलाव को कैसे एक्सेप्ट करें और आगे की ओर कैसे अग्रसर हों। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और इसका जवाब मैंने पहले ही दिया, लेकिन फिर भी आपको लग रहा होगा कि जवाब नहीं मेरा मिला। देखिए, बदलाव, परिवर्तन जीवन का अनिवार्य अंग है। आप इसको मान लें, सुबह है तो दिन होगा, फिर रात होगी, फिर सुबह होगा, इसलिए उसको एक्सेप्ट करना ही है, पहली बात। दूसरी बात, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हो। अगर ऐसा होता तो हम ईश्वर होते, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए अगर मैं जैसा सोच रहा हूँ अगर वैसा नहीं हो रहा है तो उसकी कोशिश हम करते रहेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा है। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो उस विफलता को हम अपने पर लेकर निराश, हताश, कुंठित हो जाएं, ऐसा नहीं करना। उसको छोड़ना है ईश्वर के लिए कि भगवान ऐसा ही चाहते थे, हम कोशिश करेंगे, करते रहेंगे। एक परीक्षा में पास नहीं हुए, अगले में होंगे, है ना। जब समय मेरा आएगा तो हमको मिलेगा, ऐसा सोचकर नकारात्मक चीज़ों को अपने से दूर करना है, कुंठित नहीं होना है। ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं, जो कुछ हुआ सारा ब्लेम खुद पर नहीं लेना, कभी ऐसा नहीं करना है, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा। तो निश्चित रूप से उसको एक्सेप्ट कीजिए, जो बदलाव आ रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। हाँ, जिसको आप सुधार सकते हैं, जो आपके जीवन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको आप सुधार सकते हैं, जैसे घर के माहौल, पठन पाठन का माहौल आपके घर में अगर नहीं है तो अपने माता को, पिता को, छोटे भाई बहन को समझाकर बुझाकर वैसा माहौल आप तैयार करें। वैसे बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करें, है ना, कोशिश ज़रूर करें कि आपके साथ कुछ गलत ना हो, है ना। बदलाव अगर गलत संदर्भ में हो रहा है तो उससे आप जूझने की कोशिश करें, अगले व्यक्ति को समझाने की कोशिश करें। आप देख लें, दुनिया में जितने भी युद्ध हुए हैं, इतिहास गवाह है, हर एक युद्ध एक समझौते से ही समाप्त होता है। कोई भी युद्ध का समाधान युद्ध नहीं है। इसलिए आप किसी से किसी बात के लिए लड़ते हैं कि तुम यह मान लो, या कोई आपसे किसी बात को मनाता है तो वह शांति के, जब हम बैठते हैं शांतिपूर्वक, तभी वह समस्या समाधान की ओर बढ़ता है। कोई भी ऐसी समस्या जन्म नहीं ली जिसका समाधान उसके साथ ना आया। आज न कल समय का इंतज़ार आपको करना होगा। तो समय का नाम ही है बदलाव, क्योंकि समय पल पल बदलता है। इसलिए इस प्रकार का विचार मन में न लाएं कि जो बदलाव है उसको एक्सेप्ट ना करें, एकदम एक्सेप्ट करें। आप इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप बाइक से जा रहे हों, आपको चलाने वाला दूसरा कोई हो, आप पीछे बैठे हों, आप क्या करते हैं, जब पीछे बैठते हैं तो आप ज़ोर से पकड़े रहते हैं कि मैं गिर ना जाऊँ, मैं झटका ना खा जाऊँ। तो आप जब अगर ज़ोर से पकड़े रहते हैं तो आप 10-15 मिनट, आधे घंटे में थक जाते हैं। आप आगे वाले पर विश्वास करें और आसानी पूर्वक, जैसी गाड़ी अगर उछल रही है, स्मूथली चल रही है, ब्रेक लग रहा है, आप उसको सहते रहें, तो आप देखें कि निरंतर आप चलते रहेंगे, लंबी अवधि तक पीछे बैठे रहेंगे और आप थकेंगे नहीं। इसलिए इस संदर्भ में बदलाव को एक्सेप्ट करना ही होगा।
अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। इसलिए बदलाव को एक्सेप्ट करना है। हाँ, बदलाव उस संदर्भ में विश्वास करने वाला व्यक्ति, इस संदर्भ में आधी बात हमने कही, पूरी इसको मैं कर देता हूँ। अगर बाइक चलाने वाला व्यक्ति आपके माता पिता या भैया या कोई वैसे व्यक्ति जिस पर आप विश्वास करते हैं तो आप निश्चिंत बैठते हैं, लेकिन किसी अनजान व्यक्ति की गाड़ी पर जब बैठते हैं आप तो उसको ज़ोर से पकड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको भय होता है। तो आपके जीवन में जो बदलाव लाने वाले ऐसे लोग हैं, माता पिता, गुरु, शिक्षक, उस पर आप विश्वास कीजिए। वो जो करने के लिए कहते हैं वो उनके जीवन का अनुभव है, आपको गलत दिशा वह नहीं देंगे। आप निश्चित रूप से बदलाव लाइए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। मेरी शुभकामना है आप आगे बढ़ेंगे और जो लक्ष्य आपने तय किया है उसको हासिल करेंगे। जीवन में एक ही लक्ष्य हो और एक ही लक्ष्य से जीवन बना हो, वैसा नहीं होता। हमारे बच्चे हैं 10th 12th की परीक्षा पास करने के बाद अगर उसके नंबर अच्छे नहीं आते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो तनाव में, वो कहते हैं आचार्य जी नींद नहीं आती है, ऐसा होता है वैसा होता है। अभी आपकी उम्र ऐसी नहीं हुई है कि आपको नींद ना आए। ऐसा आप सोच लेते हैं कि नहीं मैं तनाव में हूँ इसलिए आप तनाव में हैं। कुछ नहीं, एक बार नहीं हुआ दूसरी बार होगा, तीसरी बार होगा। आपने इतिहास पढ़ा है, कई बार में लोगों ने युद्ध जीता है। तो सीख लीजिए इन चीज़ों से और आगे बढ़िए और जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति कीजिए। मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।